मानो बहन, मैं बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। हम अपनी पुरानी सारी बातें और गिले शिकवे छोड़कर फिर से दोस्ती कर लेते हैं और फिर पहले की तरह एक पेड़ पर ही रहने लगते हैं। बिजली, मुझे तुम पर एतबार नहीं है, तुम लालची कवि हो। मैं अब तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी। फिर बिजली कवि वहाँ से चली जाती है। बिजली कवि आम के पेड़ के पास जाती है और आम के पेड़ से कहती है, आम के पेड़, मुझे एक आम दे दो। मेरी दोस्त चिड़िया मुझसे गुस्सा हो गई है। मैं उसे आम देकर सुलह करना चाहती हूँ। कवि, तुम हमेशा झूठ बोलती हो, मुझे तुम पर एतबार नहीं है। मैं सच कह रही हूँ आम के पेड़, मैं अब कभी चिड़िया को धोखा नहीं दूंगी। फिर बिजली कवि आम के पेड़ से एक आम लेकर फिर से मानो चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। देखो, मैं ये आम लाई हूँ। ये आम बहुत रसीला है। मैं नहीं खाती तुम्हारा आम, तुम बहुत धोखेबाज हो, तुम हमेशा धोखा देती हो। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। एक कबूतरी थोड़ी दूर बैठी उन दोनों की बातें सुन रही थी। बबली कबूतरी बिजली कवि के पास आती है। अच्छी कवि, तुम बहुत अच्छी हो। अगर वो मानो चिड़िया तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती तो क्या हुआ, तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मैं दोस्त बनूंगी तुम्हारी। क्या सच? तुम दोस्ती करोगी मुझसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से तुम मेरी दोस्त हो। ये लो मेरी सहेली, ये मीठे मीठे आम खाओ। फिर बबली कबूतरी बिजली कवि से आम लेकर मीठे मीठे आम खाती है और फिर वो दोनों सहेलियां नदी पर चली जाती हैं। नदी से ठंडा पानी पीती हैं। मेरी सहेली, दूसरे जंगल में मेरा एक अमरूदों का बाग है। किसी दिन मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगी। मीठे अमरूद मैंने बचपन में खाए थे। मेरी माँ लाई थी मेरे लिए। तुम चिंता नहीं करो, जी भरकर खाना। मेरे अमरूद के बाग से जी भरकर अमरूद खाना। दूसरे दिन मानो चिड़िया बबली कबूतरी को बिजली कवि के साथ घूमता हुआ देखती है। कबूतरी बहन, मैंने सुबह देखा, आप उस बिजली कवि के साथ कहाँ जा रही थी? मानो, अब कवि मेरी दोस्त है। हम पूरे जंगल में एक साथ घूमती हैं। हम दोनों एक साथ मिलकर भोजन भी खाने जाती हैं। बबली बहन, वो कवि बहुत धोखेबाज है, उसने हमेशा मुझे धोखा दिया है। वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेगी। वक्त आने पर वो तुम्हें भी छोड़ देगी। चिड़िया, तुम मेरी और कवि की दोस्ती से जल रही हो। मुझे क्या, मैं तो जा रही हूँ, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिजली कवि कबूतरी से कहती है, बबली सहेली, सर्दियाँ आने वाली हैं, क्यों ना हम सहेलियाँ मिलकर अपने लिए लकड़ियों का एक पक्का और मजबूत घर बना ले। हाँ बिजली, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अच्छा सहेली, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम ऐसा करो, जंगल से जाकर कुछ लकड़ियाँ ले आओ। फिर बबली कबूतरी जंगल में जाती है और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। कबूतरी लकड़ियाँ लेकर बिजली कवि के पास आती है। ठीक है सहेली, लकड़ियाँ तो आ गई, अब जल्दी से जाकर सूखे तिनके ले आओ। जब तक मैं यहाँ बैठकर इन लकड़ियों का ध्यान रखती हूँ। बिजली कवि अपना सारा काम बबली कबूतरी से करवाती है। अगले दिन वो दोनों अपने लिए एक नया और सुंदर घर बना लेती हैं। कबूतरी अपना नया घर देखकर बहुत खुश थी। बिजली, देखो मेरा घर कितना सुंदर लग रहा है। शाम को मानो चिड़िया फिर से कबूतरी को मिलती है। बबली बहन, एक बार बिजली ने मेरे साथ मिलकर भी घर बनाया था, लेकिन जब ठंड आई तो बिजली ने मुझे घर से निकाल दिया था। मानो, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। मेरी और कवि की दोस्ती अब उम्र भर रहेगी। चलने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। फिर मानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में ठंडी हवा चलने लगती है और सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। चलो भोला जी, सर्दियों के ये दिन मेरी सहेली है ना बिजली, उसके पास गुजार कर आते हैं। लेकिन क्या स्वीटी, उसका घर पक्का है? हाँ पति जी, उसका घर बहुत मजबूत और सुंदर पक्का है। फिर वो दोनों पति पत्नी कवि बिजली कवि के पास आते हैं। बिजली कवि अपनी सहेली से गले मिलती है। मेरी सहेली आ गई, मेरी सहेली आ गई, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। गर्मियों के दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे, कभी किसी को दोस्त बनाया तो कभी किसी को। अब मैं आ गई हूँ ना, अब हम साथ में रहेंगे, मिलकर जंगल में चोरियाँ करेंगे और लूट मार करेंगे।
बहन जी, आपका घर तो बहुत सुंदर है। घर तो सुंदर होगा, मैंने ये कबूतरी से बनवाया है। जब कबूतरी बाहर से घर आती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। बिजली, बिजली मेरी सहेली, जल्दी से दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है। माफ करना कबूतरी, अब मेरी सहेली स्वीटी आ गई है। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, जाओ किसी और को अपना दोस्त बना लो। कभी सहेली, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसी ठंडी रात में मैं कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ या ठंड में मर जाओ, मुझे इससे क्या। बबली कबूतरी रोने लग जाती है और रोती हुई एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाती है। अगर उस दिन मैंने चिड़िया पर विश्वास किया होता और इस कभी पर यकीन ना किया होता तो आज मैं ऐसे बेघर ना होती। तभी मानो चिड़िया वहाँ आती है। बबली बहन, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, और आइंदा दोस्त हमेशा सोच समझ कर बनाना। जो दोस्ती लालच की बिना पर हो वो ज्यादा देर तक नहीं चलती। फिर बबली कबूतरी मानो चिड़िया के साथ चली जाती है। सावित्री कभी बाजार से सब्जी ले रही थी कि वहीं बिजली कभी एक कप्पे के साथ उसका पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही थी। अरे बाप रे बाप, सावित्री तुमने तो अपनी बेटी को बहुत आजादी दे दी है। जरा देख तो, खुलेआम बाजार में कप्पे का पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही है। देख सावित्री, आजकल का जमाना ठीक नहीं है, बाकी तेरी मर्जी। मैं तो कहती हूँ अपनी बेटी को समझा। ऐसा कहते हुए बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद बिजली कभी हंसती हुई घर आती है। माँ, आज रात डिनर में मेरे लिए चिकन बिरयानी बना देना। ये सब छोड़, मैंने तुझे पहले भी कहा था और आज फिर से कह रही हूँ, उस भूरे कव्वे का साथ छोड़ दे। मुझे कई बार पक्षियों ने बताया है कि वो कौवा तुझे गली में छोड़ने आता है। आज मुझे ओमवती बता कर गई कि तू उस कव्वे का पंख पकड़े आइसक्रीम खा रही थी। वो कौवा ठीक नहीं है, एक नंबर का डाकू है वो। देख बिजली, तुझे मेरी पसंद से ही शादी करनी चाहिए। माँ, न जाने तुम उसे क्यों पसंद नहीं करती। हाँ, और शादी के बाद वो चोरी और पीना छोड़ देगा, उसने मुझसे वादा किया है। भूरा कौवा बहुत अच्छा है और मैं उसी से शादी करूंगी। वैसे भी आजकल का जमाना बदल गया है, अब सब पक्षी अपनी पसंद से ही शादी करते हैं। बेटी, मुझे सारा अनुभव है, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। माँ, मुझे ना समझाओ, शादी तो मैं उस भूरे कौवे से ही करूँगी। बिजली कभी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और वो पूरा दिन भोजन नहीं खाती। एक दिन सावित्री कभी अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो सुबह से शाम तक नहीं आती। अरे, ये कहाँ रह गई है? मुझे बहुत चिंता हो रही है। जंगल में जोरों की बारिश हो जाती है। थोड़ी देर बाद बिजली कभी भूरे कौवे से शादी करके घर आती है। ए ऊपर वाले, बिजली, ये तूने क्या अनर्थ कर लिया? तूने अपनी पसंद से शादी कर ली। माँ, मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है, मैं तो बस आपसे आशीर्वाद लेने आई थी। तभी गुस्से में सावित्री बिजली कभी को एक जोरदार पंख मारती है। मिल गया आशीर्वाद तुम्हें। याद रखना, अगर कभी तुझ पर मुश्किल आई तो मैं तेरी मदद नहीं करूँगी। सावित्री अपने कलेजे पर पत्थर रखकर बिजली कभी और भूरे कौवे को घर से बाहर निकाल देती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। भूरा कौवा बिजली कभी को लेकर अपने घर चला जाता है, जहाँ बिजली कभी का ससुराल कुछ दिन तो अच्छा पेश आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब जहर उगलने लगते हैं। एक दिन बिजली कभी रसोई में खाना बनाती है और भोजन में नमक ज्यादा हो जाता है। अरे, ये कैसा भोजन बनाया है? रोज अजीब अजीब भोजन बना कर ले आती हो। क्या बात है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? पति जी, मैंने खुद चखा है भोजन, भोजन में नमक बिल्कुल ठीक है। तभी भूरा कौवा बिजली कभी का पंख जोर से पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी चोंच खोलने की? जाओ, दोबारा से मेरे लिए भोजन बना कर लाओ। बेटे, मेरा तो दाल चावल खाने को मन कर रहा है, इसे बोल मेरे लिए भी बना कर लाए। लेकिन माँ जी, इतनी गर्मी में दाल चावल अब मैं कैसे बनाऊंगी? देखा बेटा, तेरी पत्नी कैसे बहाना बना रही है और मुझे भूखे मारना चाहती है, इसलिए ऐसा बोल रही है।
मैंने कितनी बार कहा कि मेरी पसंद से शादी कर ले, लेकिन तूने मेरी नहीं मानी। ये सुनते ही बुरे कपे को बहुत गुस्सा आता है और वो बिजली कपी को एक जोरदार पंख मारता है, जिससे बिजली कपी नीचे जाकर गिरती है और वो घायल हो जाती है। भूरे, भूरे, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप कर जा। शादी कर कर लाया हूँ मैं तुझे। अब तेरी माँ नहीं है यहाँ जो तेरी बातें सुनेगी। अब इस घर में रहना है तो जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना पड़ेगा। सुना तूने? जा अभी जाकर मेरी माँ को दाल चावल बना कर दे। फिर बिजली कपी रोती हुई रसोई में जाती है। वो भोजन बनाती है, तभी उसका पंख भी जल जाता है। हाय माँ, मर गई मेरा पंख। मैंने भूरे से इतना प्यार किया, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी लड़ गई, लेकिन वही हुआ जो माँ ने कहा था कि भूरा मेरे लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। बिजली कपी के ससुराल वाले उसको बहुत मारते हैं। एक दिन सावित्री रह नहीं पाती, वो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर जाती है। तभी वो देखती है। क्या बोला तुमने कि मैं बदल गया हूँ? हाँ, मैं बदल गया हूँ। तुझे क्या लगा था कि कुत्ते की तरह पूरी जिंदगी मैं तेरे पीछे भागता रहूंगा? मैं पीऊंगा, दिन रात पीऊंगा और दिन रात तुझे मारूंगा। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे कपियों को तो ठीक करके ही रहना चाहिए। माँ जी, मुझे बचा लीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। सावित्री खुद को रोक नहीं पाती और वो जल्दी से जाके अपनी बेटी को छुड़ाती है। दूर दूर रहो मेरी बेटी से। तुझे क्या लगा था? क्या सच में मैंने अपनी बेटी से मुंह मोड़ लिया है? क्या हाल कर दिया है मेरी बेटी का। माँ तुम आ गई। अगर तुम माँ बेटे ने मेरी बेटी को दोबारा कोई पंख लगाया तो मैं पुलिस वालों को कॉल कर दूंगी। चल बेटी, चल मेरे साथ। फिर सावित्री अपनी बेटी को घर ले आती है और वो अपनी बेटी के जख्मों पर मरहम पट्टी करती है। तभी बिजली कपी भी अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैंने अपने दिल की सुनी। मुझे नहीं पता था जिससे मैंने इतना प्यार किया वो मेरी ऐसी हालत कर देगा। आपने ठीक ही कहा था कि बच्चों को माँ बाप की पसंद से ही शादी करनी चाहिए। कोई बात नहीं बेटी, बेटी को माँ से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी और मुझे कोई अच्छा लड़का मिला तो मैं तेरी शादी भी कर दूंगी। फिर सावित्री अपनी बेटी बिजली कपी का बहुत ख्याल रखती है। एक दिन मानो चिड़िया सावित्री के पास आती है। माँ जी, आपकी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। फिर मानो चिड़िया उस कपे के बारे में सारा बताती है। सावित्री को वो रिश्ता बहुत पसंद आता है। बादल कपा भी उसी जंगल में रहता था। वो बचपन से ही बिजली कपी से बहुत प्यार करता था। अगले ही दिन बिजली कपी और बादल कपी की शादी हो जाती है, जहाँ बिजली कपी के ससुराल वाले उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। बादल जी, ऐसा लग रहा है कि आज पहली बार मैं सांस ले पा रही हूँ। थैंक यू बादल जी, सच में मेरी माँ की चॉइस बहुत अच्छी थी। बिजली, तुम तो मुझे बचपन से ही बहुत पसंद हो, मगर तुमने ही कभी मुझे भाव नहीं दिया। ऐसे बिजली कपी बादल कपी के साथ खुश खुश रहने लगती है। मैं तुम सबको बताना चाहता था, लेकिन कैसे बताता? एक कमरे में हम सब कैसे रहेंगे? भैया, अगर भाभी आपसे सच्चा प्यार करती हैं, तो वो इस घर में आने से मना नहीं करेंगी। हाँ भैया, जो भी है आप उन्हें सच बता दीजिएगा। और अगर सच जानकर उसने मुझे छोड़ दिया तो? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। एक काम करो भैया, आप जाकर उन्हें मिलकर सब बता दो। सच जानने के बाद वो जो भी कहे आप उसकी बात मान लीजिएगा। तुम पांचों बहुत अच्छी हो। मैं चाहता हूँ और बिजली कपी से बात करता हूँ। बादल कौवा ऐसा कहते हुए घर से निकल जाता है। बादल कौवा बहुत गरीब था। उसके पास एक ही कमरा था, जहाँ वो सौतेली 5 चिड़िया बहनों के साथ रहता था। वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करता था। वहीं बादल कौवा एक अमीर कवि को पसंद करता था। वो कवि से बहुत प्यार करता था, जिसके चलते वो बिजली कपी को अपना सच बताने जाता है। मैं नहीं जानता बिजली कि मेरा सच जानने के बाद तुम क्या करोगी। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास एक ही कमरा है।
ये सुनने के बाद बिजली कवि सोच में पड़ जाती है। बादल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मुझे तुम्हारे साथ एक कमरे में रहना पड़े तो मैं रह लूंगी। ये सुनकर बादल कव्वा बहुत खुश होता है। जिसके बाद बादल कव्वा बिजली कवि से शादी करके उसे अपने साथ अपने घर पे ले आता है। जैसे ही बिजली कवि घर के दरवाजे पर आती है तो घर के बाहर बादल कव्वे की पांचों बहनें अपनी नई भाभी का स्वागत करने के लिए खड़ी होती हैं। 1 2 3 4 5। ए ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रही हूँ? इस छोटी सी झोंपड़ी के एक कमरे में अब तुम 5 बहनों और एक भाई के साथ मुझे भी रहना पड़ेगा। भाभी, आप अंदर आ जाओ, इसे अपना घर ही समझो। ये क्या बादल, तुम्हारी 5 बहनें भी हैं? तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया। माफ करना बिजली, मेरी 5 बहनें हैं। ये मेरे साथ ही रहती हैं। हम इस कमरे में एक साथ भला कैसे रह सकते हैं? तुम खुद ही सोचो बादल, मैं यहाँ नहीं रह सकती। फिर बादल कव्वा बिजली कवि को खूब समझाता है, जिसके बाद बिजली कवि मान जाती है और वो घर के अंदर चली जाती है। बादल कव्वे की बहनें घोंसले के दरमियान में एक पर्दा लटका देती हैं। अरे, ये पर्दा क्यों लगाया है तुमने यहाँ? भाभी, पर्दे के उस साइड पे भैया और आप सो जाना और इस साइड पे हम 5 बहनें सो जाएंगी। बिजली कवि को बहुत गुस्सा आता है और वो चुपचाप घोंसले में जाकर सो जाती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। मुझे क्या मालूम था कि इसकी 5 बहनें भी हैं, वरना मैं कभी भी इससे शादी न करती। हाय हाय, मेरी माँ ने कितना कहा था कि अमीर कव्वे से शादी कर लो, मगर मैं ही ना मानी। बादल कव्वा तो चुपचाप घोंसले में सो जाता है, लेकिन बिजली कवि को पूरी रात नींद नहीं आती। अगली सुबह बिजली कवि तैयार हो जाती है। क्या हुआ भाभी, आप चुपचाप नजर आ रही हैं? क्या कोई बात है? बिजली कवि अभी कुछ कह ही पाती कि तभी बादल कव्वा आ जाता है और वो बिजली कवि से कहता है, बिजली, मुझे आज तुम्हारे पंखों के कड़ी चावल खाने हैं, जैसे तुम पहले अपने घर से बना कर लाई थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बना दूंगी। गैस चूल्हा कहाँ है? भाभी, हमारे घर में गैस चूल्हा तो नहीं है, ये मिट्टी का चूल्हा है। हम सब इसी पर ही भोजन बनाते हैं, आप भी इसी पर बना लो। ये देखकर बिजली कवि हैरान हो जाती है। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है, मगर वो कहाँ मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना सकती थी। बादल कव्वे की बहनें बिजली कवि की मदद करती हैं। खाना बनाकर बिजली कवि बादल कव्वे को देती है। वो भोजन खाता है और काम पर निकल जाता है। चलो, अच्छा हुआ, ये अपने काम पर तो गए। लेकिन अब इन 5 की बारी है। इन 5 चिड़ियाओं को झेलना तो बहुत मुश्किल है। अब मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये खुद ही घर छोड़कर भाग जाएंगी। बिजली कवि ऐसा ठान लेती है, जिसके बाद वो डंडा उठाती है और अपनी 5 नंदों पर जुल्म करने लगती है। जब बादल कव्वा घर से बाहर होता तो वो अपनी 5 नंदों से काम करवाती, खाना भी बनवाती और सफाई करवाती। जब बादल कव्वा घर आता तो उसके सामने वो रसोई में भोजन बनाती। वो खुद को ऐसे दिखाती जैसे वो खुद सारे काम करती हो। एक दिन मानू चिड़िया अपने घोंसले पे बैठी पढ़ाई कर रही थी। तभी बिजली कवि ऊंचा म्यूजिक लगाकर नाचने लगती है। भाभी, आवाज कम कर दीजिए, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे सामने जुबान चलाती है छोटी चिड़िया, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि डंडा उठाती है और मानू चिड़िया को मारने लगती है। ये देखकर वो 5 बहनें डर जाती हैं और डर के मारे वो अपने भाई बादल कव्वे को कुछ भी नहीं बताती। एक दिन बादल कव्वे को काम से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। आज तो जल्दी छुट्टी मिल गई, आज अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। ऐसा सोचते हुए बादल कव्वा घर आ जाता है। घर आते ही वो देखता है कि उसकी सारी बहनें काम कर रही हैं, जबकि बिजली कवि उसकी छोटी बहन को डंडे के साथ मार रही है, जिसके कारण छोटी चिड़िया घायल हो जाती है। बादल कव्वा आता है और बिजली कवि को एक जोरदार पंख मारता है और चिल्लाकर कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो मेरी बहन के साथ? क्या तुम उसे जान से मारोगी?
बिजली कभी डर जाती है। तभी मानो चिड़िया और उसकी चारों बहनें मिलकर बादल कप्पे को सारी बात बताती हैं। ये सुनने के बाद बादल कप्पे को बहुत गुस्सा आता है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि एक अमीर घर की कपी कैसे इतनी समझदार हो सकती है। तुम तो आज मेरी बहनों को मार ही डालती। तुम्हें तो मेरी बहनों का धन्यवाद करना चाहिए था। अगर मेरी बहनें शादी के लिए ना मानती तो मैं कभी तुमसे शादी ना करता। ये सब सुनने के बाद बिजली कप्पी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने पति और 5 नंदों से माफी मांगती है। मैं तो बस इस घर में अपने पति के साथ ही रहना चाहती थी, इसलिए मैंने इन पर अत्याचार किया। मुझे माफ कर दो बादल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। बादल भैया, भाभी को माफ कर दीजिए। इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं। वो कभी ऐसे छोटे घर में नहीं रही। अब देखना भैया, भाभी हमारे साथ खुशी खुशी रहने लगेंगी। फिर बादल कव्वा बिजली कप्पी को माफ कर देता है। काश मैं बहुत अमीर पक्षी होता, मेरा भी बड़ा घर होता, ढेर सारा पैसा होता और ऐसी बारिश से बचने के लिए कोई छत होती। तिनकों के टूटे हुए घोंसले में चीकू तोता बैठा ऐसा सोच रहा था। जंगल में बारिश ने शोर मचा रखा था। चांदनी चिड़िया को दूर से आता हुआ चीकू तोता देख लेता है। टूट गया चीकू भैया, मेरा घोंसला भी टूट गया। जो दाना बचा कर रखा था वो भी पानी में बह गया। सब बर्बाद हो गया है। हाँ चांदनी बहन, मैं तो पहले से ही बहुत चिंतित हूँ क्योंकि कल से बारिशें हो रही हैं। आखिर ये हमारे तिनकों के घोंसले कब तक टिक सकते हैं? इन्हें तो टूटना ही है। चीकू भैया, मैंने सुना है कि बिजली और बादल दूसरे जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हैं। चलो हम भी उन्हीं के साथ चले जाते हैं। चिड़िया, वो कौवे इतने अच्छे हैं तो नहीं, चलो जाकर देख लेते हैं। बादल, घोंसला उठाओ और मेरा मकई का भुट्टा ढूंढो। बिजली कभी पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी और बादल कव्वा नीचे पानी में गिरे हुए घोंसले को इधर उधर करके गोरी कप्पी का एक मकई का भुट्टा ढूंढ रहा था। यहाँ कुछ नहीं है, मैंने सब देख लिया है। शायद वो भुट्टा पानी में बह गया होगा। खुद तो पेट भर कर खा लिया, अब मैं क्या भूखी रहूंगी। बिजली, हमें देर हो रही है, हमें रात होने से पहले पहले दूसरे जंगल में जाना होगा। तभी चांदनी चिड़िया और चीकू तोता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। बिजली, बादल भैया कहाँ है? वो बैठा है नीचे, मेरा मकई का भुट्टा ढूंढ रहा है। तभी बादल कव्वा भी वहाँ आ जाता है। कव्वे भैया, मैंने सुना है कि आप दूसरे जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे हो। हाँ, मैं पिछले महीने गया था वहाँ। वहाँ एक गुफा है, हम वहीं जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ हम बारिशों से बच जाएंगे। हाँ बादल भैया, अगर हम सब एक साथ होंगे तो एक दूसरे की मदद भी कर पाएंगे। बादल, अब जल्दी से चलो, मेरा तो शरीर कांप रहा है ठंड से। फिर कव्वा आगे आगे उड़ता है और सभी पक्षी बादल कव्वे के पीछे पीछे जाते हैं। वहाँ एक पहाड़ों के पास पुरानी गुफा थी। उस गुफा के दरवाजे पर ढेर सारा घास और बेलें उगी हुई थी। ये है वो पुरानी गुफा जिसकी मैंने पिछले दिनों खोज की थी। अंदर आ जाओ, अंदर से ये बिल्कुल साफ सुथरी है। हम सब यहाँ रह सकते हैं। बादल भैया, यहाँ तो हम बारिश से भी बच सकते हैं। अब हम जी सकेंगे। फिर वो सब उस पुरानी गुफा के अंदर चले जाते हैं। मोटी चोंच वाले, वहाँ बैठो चिड़िया के साथ। ये जगह मेरे बादल जी की है। कैसे मेरे करीब होकर बैठ रहा है, जैसे मेरा पुराना मित्र हो। चीकू भैया, आप मेरे पास आ जाएं। चांदनी और चीकू, ये खोज मेरे बादल जी ने की है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो हमारे लिए दाना लाना होगा। हाँ, मेरी पत्नी ठीक कह रही है। फिर ही हम तुम दोनों को यहाँ रहने देंगे। कव्वे भैया, आप तो हमेशा लड़ाई की बातें करते हैं। हम ला देंगे दाना भी आपको। चीकू भैया, हमें कुछ खाने को मिले ना मिले, मगर इनका पेट तो अब भरना ही होगा, वरना ये हमें यहाँ से निकाल देंगे। चांदनी बहन, तुम यहीं बैठो, मैं जाता हूँ दाना ढूंढने। नहीं चीकू भैया, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। फिर चांदनी चिड़िया दाना लेने वहाँ से चली जाती है। जंगल में बारिश के कारण बहुत पानी था, कहीं भी कोई दाना नहीं मिल रहा था।
बंटी, कबूतर और बुलबुल उड़ते हुए उस पुरानी गुफा के पास आ जाते हैं। कोई है यहाँ? हाँ, हम हैं यहाँ। बताओ क्या बात है? पक्षियों को देखकर बुलबुल और कबूतर खुश हो जाते हैं। मैं समझा कि यहाँ कोई भी नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप सब भी यही हो। हम दोनों भी रात गुजारने के लिए यहाँ आए हैं। ना, ये अब हमारा घर है और हम अपने घर में किसी को भी नहीं आने देंगे। बिजली, मैं तो तुम्हारी पुरानी दोस्त हूँ, क्या मुझे भी अंदर नहीं आने दोगी? गंदी मोटी बुलबुल, याद है तुम्हें वो दिन जब मैंने तुम्हारा दाना चुरा कर खाया था? तूने तो मार मार कर मेरी पूंछ तोड़ दी थी। कभी नहीं, हम तुम दोनों को यहाँ कभी भी नहीं आने देंगे। बिजली, वो बारिश में भीग रहे हैं बेचारे। अगर वो भीग रहे हैं तो भीगे। अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो तुम भी उसके साथ चले जाओ। तभी चांदनी चिड़िया भी थक हार कर वापिस आ जाती है। बिजली, माफ करना, मुझे तो पूरे जंगल में एक भी दाना नहीं मिला। मुझे तो पहले ही पता था, जो मिला होगा वो तुमने खा लिया होगा। बिजली, सच, मैं भी भूखी हूँ। मैं इतनी लालची नहीं हूँ कि मेरे दोस्त भूखे हों और मैं अपना पेट भर लूँ। चीकू तोता चांदनी चिड़िया को बताता है। चिड़िया, कबूतर और बुलबुल बाहर बैठे हैं। बिजली और बादल उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे। कवि और कवि, वो दोनों रात बारिश में कैसे गुजारेंगे? आप उन्हें अंदर आने दें। मैं तो इन्हें अंदर नहीं आने दूंगी, मरते हैं तो मरें। ठीक है बिजली, अगर तुम उन दोनों को अंदर नहीं आने दोगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। चलो चीकू, ऊपर वाला हमें भी कोई सुरक्षित जगह दे ही देगा। फिर चांदनी चिड़िया चीकू तोते को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर चिड़िया, बुलबुल, कबूतर और तोता वो सब मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। ये चिड़िया तो सच में यहाँ से चली गई। ये चिड़िया अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है। क्या था अगर तुम कबूतर और बुलबुल को एक रात यहाँ रहने देती? बादल जी, मैं भूख से मर जाऊंगी। तुम्हें तो पता है कि भूखे पेट मुझे बहुत गुस्सा आता है। पहाड़ों के उस पार नदी के पास चिड़िया को कुछ दिखाई देता है। दोस्तों, वहाँ कुछ है, चलो हमें जाकर देखना होगा। फिर वो सब दोस्त वहाँ जाते हैं। चांदनी, ये तो कोई बड़ी चीज है, उस गुफा से भी बहुत बड़ी। वो एक बड़ी पुरानी बस थी। दोस्तों, अंदर चलकर देखते हैं। फिर वो सब पक्षी उस पुरानी बस में जाते हैं। दोस्तों, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। यहाँ तो छत भी है और खाने के लिए इंसानों का भोजन भी है। वो सब बहुत खुश होते हैं, उन्हें छत मिल गई थी। अब वो बारिश के पानी से सुरक्षित थे। बादल, वो देखो सांप, गुफा में बहुत बड़ा सांप है। भागो बिजली, इससे पहले कि वो सांप हमें खा जाए। बिजली कवि और बादल कौवा वहाँ से भागते हैं और वो उड़ते उड़ते उस पुरानी बस के पास पहुँच जाते हैं। वो खिड़की से अंदर पक्षियों को देखते हैं। चांदनी, तुम यहाँ हो और मेरा दिल नहीं लग रहा था अकेले। बिजली, अब हम सुरक्षित हैं, तुम्हारी उस गुफा से भी ज्यादा। देखो देखो, हमारे पास तो इंसानों की खाने वाली चीजें भी हैं। मेरे सुंदर भाई चीकू, क्या अब अपनी बहन को बारिश में भीगने दोगे? मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। फिर बिजली और बादल भी उस पुरानी बस के अंदर आ जाते हैं और बारिशों के दिन सभी पक्षी सुरक्षित गुजार लेते हैं। बादल कौवा अपनी नई नवेली दुल्हन का पंख पकड़े घर के बाहर खड़ा था। बिजली, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे पति, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अगर माँ ने तुम्हें घर में नहीं रखा तो फिर क्या होगा? अब मैं तुम्हारी पत्नी बन गई हूँ। तुम्हारी माँ मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकती। अगर फिर भी तुम्हारी माँ ने हमें निकाल दिया तो क्या परेशानी है? तुम जानते हो ना कि मेरी माँ कितनी अमीर है। बादल कौवा और बिजली कवि घर के बाहर ऐसे खड़े थे कि तभी बादल कौवे की माँ घर के बाहर आती है। ये सब मैं क्या देख रही हूँ बादल? यहाँ क्या चल रहा है? माँ, आप यहाँ चलिए, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। फिर बादल कौवा अपनी पत्नी और माँ को लेकर घर के अंदर चला जाता है, जहाँ बादल कौवा बिजली कवि और उसकी लव स्टोरी बताता है। माँ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ की मालकिन की बेटी है बिजली। उस कंपनी में काम करते करते मुझे बिजली से प्यार हो गया।
इसलिए मैंने और बिजली ने शादी कर ली। अरे कलमोहे, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तुझे शादी की इतनी जल्दी थी कि तूने घर में बताना ठीक नहीं समझा। तुझे तो पता था कि मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करने वाली थी। अब तो ब्याह कर ले आया है इस काली कलोटी कवि को। अरे सासू माँ जी, दूसरे जंगल की सबसे सुंदर कवि हूँ मैं। वैसे भी मैं भाग कर नहीं आई, शादी की है मैंने बादल से। और आपके घर में बहुत गर्मी है, क्या एसी नहीं है? माँ, मैं बिजली को उसका कमरा दिखा कर आता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा बिजली कवि को अपने कमरे में ले जाता है, जिसके बाद बूढ़ी कवि की दूसरी बड़ी बहू आती है। अरे माँ जी, जो मैंने अपने कानों से सुना है, क्या वो सच है? देवर जी ने तो हद ही कर दी। जरा देखिए तो, जरा भी सुंदर नहीं है आपकी छोटी बहू। बेटी, सुंदर तो वो नहीं है, लेकिन इतने बड़े घर से होकर हमारे बेटे से शादी की है। सोचो कितने सच्चे मन की होगी जो इस गरीब परिवार में चली आई। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने तो अपनी बहन को जुबान दी थी। ये सब देखना मेरा काम है। तुम जाओ, जाकर रसोई में कुछ अच्छा सा भोजन बनाओ। घर में नई नवेली दुल्हन आई है। बूढ़ी सावित्री ऐसा कहते हुए वहाँ से चली जाती है और सावित्री की बड़ी बहू रसोई में भोजन बनाने चली जाती है। अरे वो समझती क्या है, काली कलोटी, जरा भी सुंदर नहीं और आई मेरा मुकाबला करने। इसे तो यहाँ से भगाना ही होगा। ऐसा सोचते हुए बिजली कवि की जेठानी खाना बनाकर उसके पास जाती है। ये लीजिए भोजन, खा लीजिए। वो ऐसा कहती है कि तभी बिजली कवि का फोन बजता है। अरे कितनी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ, कहाँ मर गए हो? क्या दरवाजे पर खड़े हो? रुको, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कवि फोन काट देती है। बड़ी जेठानी जी, ये क्या सूखी रोटी? भला मैं सूखी रोटी कहाँ खाऊंगी? शायद आपको पता नहीं है, मैं गरीबों वाला खाना नहीं खाती। मैंने बड़े होटल से खाना मंगवाया है। ऐसा कहते हुए बिजली कवि घर के बाहर जाती है और अपना ऑर्डर लेकर अंदर आती है। ये देखकर बड़ी जेठानी को अजीब लगता है। कोई बात नहीं दीदी, हम ये खाना खुद खा लेंगे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सावित्री कवि की दोनों बहू भोजन खा रही थी कि उन दोनों को उल्टियाँ आ जाती है। अरे क्या हुआ बिजली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बादल, तुम्हारी पत्नी ठीक है। लगता है घर में दो दो खुशखबरियाँ आने वाली है। अब हमारे घर में भी दो दो बच्चे आएंगे। ये सुनकर बादल कव्वा बहुत खुश होता है, लेकिन बिजली कवि सारा दिन अपने घर से बाहर रहती है, अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती है और रात होते घर लौट आती है। बिजली, तुम्हें पता है ना कि तुम गर्भवती हो। ऐसी हालत में सारा दिन तुम बाहर पार्टियां करती हो। अगर तुम ऐसा ही करती रहोगी तो हमारे बच्चे पर बुरा असर होगा। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो कोड़ी के कव्वे, मैं जो भी करूं तुम्हें इससे क्या? बिजली की आवाज़ें उसकी सास भी सुन लेती है। वो अंदर आती है। अरे बहू, ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? और मेरा बेटा ठीक ही तो कह रहा है, अगर ऐसे सारा दिन बाहर रहोगी तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। अरे ओ बुढ़िया, तू आई बड़ी मुझ पर हुक्म चलाने वाली। मेरा जो भी मन करेगा मैं वही करूँगी। अगर किसी में दम है तो मुझे रोक कर दिखाए। बिजली कवि सबको ऐसे ही बेइज्जत करती। वो हर रोज बाहर जाती। वो सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ बाहर पार्टी करती थी, जहाँ वो ड्रिंक्स पीती थी और बर्गर, पिज्जा और फ्राइज खाती थी। इन सभी के बीच में उसे अपने बच्चे से भी प्यार होता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना भी नहीं छोड़ती। एक दिन उसकी बड़ी जेठानी उसे समझाने की कोशिश करती है। दीदी, आपका ऐसे बाहर रहना ठीक नहीं है। आपको पता है इससे आपके बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा।